नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात कर रहे हैं जो शायद कई लोगों के मन में आता होगा, खासकर तब जब अस्पताल जाना पड़ता है। सवाल यह है कि क्या अस्पतालों की जो मेडिकल सर्विसेज हैं वो उपभोक्ता संरक्षण कानून मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे में आती हैं। और ये मामला आप देखें तो और भी पेचीदा हो जाता है जब हम उन अस्पतालों की बात करते हैं जो कुछ मरीजों से तो पूरी फीस लेते हैं लेकिन कुछ का इलाज मुफ्त भी करते हैं। तो आज की हमारी ये जो चर्चा है ये सुप्रीम कोर्ट के कुछ बहुत ही अहम फैसलों और लीगल डॉक्यूमेंट्स पर आधारित है। हमारा मकसद है ये समझना कि अस्पताल का पैसा लेना या न लेना मरीजों के अधिकारों को कैसे तय करता है। तो चलिए इस उलझे हुए लेकिन बहुत ज़रूरी मुद्दे को थोड़ा गहराई से समझते हैं। सबसे पहले तो ये कि ये कन्फ्यूजन आता कहाँ से है। ये जो मिलीजुली व्यवस्था है जिसे हम मिक्स्ड मॉडल कह सकते हैं, मतलब एक ही अस्पताल में कोई हजारों रुपए दे रहा है और किसी दूसरे का इलाज बिल्कुल मुफ्त हो रहा है। तो बड़ा सवाल यही है कि जो मरीज पैसे दे रहा है क्या वो कानूनी तौर पर उपभोक्ता है? क्या उसके पास वो राइट्स हैं जो किसी दुकान से सामान खरीदने वाले ग्राहक के होते हैं? बिल्कुल। और ये सवाल सीधा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के आप कह सकती हैं दिल से जुड़ा है। इस पर जो सबसे अहम और बुनियादी क्लैरिटी आई वो सुप्रीम कोर्ट के एक लैंडमार्क जजमेंट से आई थी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनाम वीपी शांता और अन्य। ये फैसला सही में एक मील का पत्थर था। अच्छा, ये वीपी शांता केस ये इतना जरूरी क्यों है? मतलब इसने ऐसा क्या अलग किया जो पहले नहीं था? देखिए, इसलिए है क्योंकि इसने पहली बार बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से मेडिकल सर्विसेज और उपभोक्ता कानून के रिश्ते को डिफाइन किया भारत में। इस फैसले से पहले ना काफी कंफ्यूजन था। डॉक्टर्स अस्पताल इनका तर्क था कि भाई मेडिसिन एक प्रोफेशन है, कोई बिजनेस नहीं, इसे कंज्यूमर लॉ में नहीं लाना चाहिए। लेकिन शांता केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस कंफ्यूजन को दूर किया। उन्होंने तय किया कि हाँ, कुछ परिस्थितियों में मेडिकल सर्विसेज बिल्कुल एक्ट की धारा 2(1) के तहत सेवा मानी जाएंगी। और ये तय करने के लिए उन्होंने अस्पतालों और डॉक्टरों को उनकी फीस लेने की प्रैक्टिस के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में बांटा। और इसी क्लासिफिकेशन का जिक्र आप देखिए बाद के कई मामलों में हुआ है। जैसे आपने शुरू में कहा 2022 का सिविल हॉस्पिटल और अन्य बनाम मनजीत सिंह और अन्य केस, उसमें भी इसे रेफर किया गया है। तो ये दिखाता है कि शांता केस का जो सिद्धांत है वो आज भी कितना रेलेवेंट है। ये क्लासिफिकेशन वाकई में सुनने में दिलचस्प लग रहा है। तो कोर्ट ने किस बेसिस पर ये कैटेगरीज बनाई और क्या थी वो? क्या आप थोड़ा इनके बारे में बता सकती हैं? हाँ बिल्कुल। देखिए, कोर्ट ने मुख्य रूप से 3 सिचुएशंस को देखा और ये इस बात पर बेस थी कि मरीजों से पैसा लिया जा रहा है या नहीं, और अगर लिया जा रहा है तो कैसे। तो पहली श्रेणी, इसमें वो अस्पताल या डॉक्टर आते हैं जहां सभी मरीजों का इलाज पूरी तरह मुफ्त किया जाता है। मतलब कोई भी मरीज, किसी से भी कोई पैसा नहीं लिया जाता इलाज के लिए। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का व्यू एकदम क्लियर था। उन्होंने कहा कि ऐसी संस्थाएं या डॉक्टर जो बिना किसी चार्ज के सर्विस दे रहे हैं वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सर्विस प्रोवाइडर नहीं माने जाएंगे। और यहाँ एक और बारीक बात उन्होंने साफ की कि अगर अस्पताल सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए कोई बहुत मामूली टोकन अमाउंट लेता है तो भी स्थिति नहीं बदलेगी। वो तब भी मुफ्त सेवा देने वाला ही माना जाएगा और कंज्यूमर लॉ के दायरे से बाहर रहेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब अगर कोई सरकारी अस्पताल मान लीजिए सिर्फ 10 रुपए की पर्ची काटता है तो वो ये नहीं कह सकता कि देखिए हम तो पैसे लेकर सेवा दे रहे हैं। बिल्कुल सही। सिविल हॉस्पिटल बनाम मनजीत सिंह वाले केस में कुछ ऐसी ही आर्ग्यूमेंट थी। अस्पताल कह रहा था कि वो बस नॉमिनल रजिस्ट्रेशन फीस लेते हैं, इसलिए वो सर्विस फॉर कंसिडरेशन वाली कैटेगरी में नहीं आते। अच्छा, हाँ, जो कि कंज्यूमर लॉ लागू होने के लिए जरूरी है। कोर्ट ने शांता केस के बेसिस पर माना कि ऐसा नॉमिनल चार्ज उन्हें कंज्यूमर लॉ के दायरे में नहीं लाता अगर बाकी सारी सर्विसेज फ्री हैं। तो पहली कैटेगरी बिल्कुल साफ, पूरी तरह मुफ्त इलाज, कंज्यूमर लॉ से बाहर। अब आते हैं दूसरी श्रेणी पर। ये पहली की बिल्कुल उलट है। इसमें वो अस्पताल और डॉक्टर आते हैं जहां इलाज करवाने वाले हर व्यक्ति को फीस देनी पड़ती है, यानी जो टिपिकल प्राइवेट नर्सिंग होम्स या अस्पताल होते हैं जहां कोई मुफ्त इलाज नहीं होता। इनके बारे में कोर्ट को कोई डाउट नहीं था। उन्होंने साफ कहा कि चूंकि यहाँ सभी व्यक्तियों को भुगतान के आधार पर सेवा दी जाती है, ये स्पष्ट रूप से अधिनियम की धारा 2(1) के दायरे में आएंगे।
ये तो सीधा मामला लगता है। अगर आप पैसे दे रहे हैं तो आप ग्राहक हैं, मतलब उपभोक्ता हैं, और आपको खराब सेवा के खिलाफ अधिकार मिलने चाहिए। बिल्कुल, यहाँ एक डायरेक्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। डॉक्टर, अस्पताल और मरीज के बीच एक कंज्यूमर रिलेशनशिप बन जाता है। अगर ऐसे अस्पताल में इलाज में कोई लापरवाही होती है या मान लीजिए बिलिंग में कोई गड़बड़ी होती है, तो मरीज कंज्यूमर फोरम जा सकता है। इसमें कोई कानूनी पेंच नहीं है। तो पहली दो कैटेगरीज काफी हद तक ब्लैक एंड व्हाइट जैसी हैं, या तो सब फ्री लॉ लागू नहीं या सब पेड लॉ लागू। ठीक है, तो ये तो हुई वो सिचुएशन जहां या तो सब मुफ्त हैं या सबके लिए भुगतान है। लेकिन असली कंफ्यूजन, वो जो ग्रे एरिया है, वो तो वहां आता है जहां अस्पताल दोनों तरह के मरीज देखता है ना। मेरा मतलब है वो बड़े चैरिटेबल अस्पताल या ट्रस्ट वाले अस्पताल होते हैं जो कुछ वार्ड या बेड गरीबों के लिए फ्री रखते हैं, लेकिन बाकी मरीजों से अच्छी खासी फीस भी लेते हैं। उसके बारे में कोर्ट ने क्या कहा? हाँ, और यही तीसरी श्रेणी है जिस पर सबसे ज्यादा कह सकते हैं बहस और ध्यान देने की जरूरत है। ये वो इंस्टीट्यूशंस हैं जहां सेवाओं का लाभ उठाने वाले व्यक्तियों को शुल्क देना आवश्यक है, लेकिन कुछ श्रेणियों के मरीज जो भुगतान करने में असमर्थ हैं, उन्हें मुफ्त सेवा प्रदान की जाती है। ये वही मिलीजुली व्यवस्था या मिक्स्ड मॉडल है जिसकी हम बात कर रहे थे। अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट का जो तर्क था वो बहुत महत्वपूर्ण और काफी दिलचस्प है। क्या तर्क दिया कोर्ट ने? क्या उन्होंने ये कहा कि क्योंकि वो कुछ मुफ्त काम कर रहे हैं इसलिए उन्हें कोई छूट मिलनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोर्ट ने एक बहुत ही प्रैक्टिकल और कहिए इकोनॉमिक नजरिए से देखा इसे। उन्होंने कहा कि ज्यादातर मामलों में इन अस्पतालों में जो मुफ्त इलाज दिया जा रहा है उसका खर्चा कहाँ से आता है? वो खर्चा आम तौर पर उन मरीजों से वसूली गई फीस से ही पूरा किया जाता है जो भुगतान कर रहे हैं। कोर्ट ने इसे वित्तीय परस्पर निर्भरता कहा, यानी फाइनेंशियल इंटरडिपेंडेंसी। वित्तीय परस्पर निर्भरता, इसका मतलब क्या हुआ आम भाषा में? थोड़ा समझाएंगी? हाँ, इसका मतलब ये है कि कोर्ट ने माना कि जो मरीज फीस दे रहे हैं उनका पैसा सिर्फ उनके अपने इलाज पर ही नहीं खर्च हो रहा, बल्कि वो पैसा अप्रत्यक्ष रूप से उन मरीजों के मुफ्त इलाज में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। एक तरह से जो पेइंग पेशेंट्स हैं वो पूरे सिस्टम को सस्टेन करने में मदद कर रहे हैं, जिसमें फ्री सर्विस वाला हिस्सा भी शामिल है। अच्छा, ये तो काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हाँ, इससे आप शायद ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई रेस्टोरेंट है जो कुछ गरीबों को मुफ्त खाना खिलाता है, लेकिन आपसे आपके खाने के पूरे पैसे लेता है। अब अगर आपके खाने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप ये सोचकर चुप नहीं रहेंगे कि चलो ये रेस्टोरेंट तो चैरिटी भी करता है। आप पैसे दे रहे हैं तो आपको सही सर्विस का अधिकार है। तो इसी इकोनॉमिक लिंक के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने शांता केस में ये निष्कर्ष निकाला कि ऐसे डॉक्टरों और अस्पतालों द्वारा भुगतान करने वाले मरीजों को प्रदान की जाने वाली सेवाएं निस्संदेह अधिनियम की धारा 210 के दायरे में आती हैं। ये बहुत बड़ा फैसला था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई अस्पताल, चाहे वो कितना भी बड़ा चैरिटेबल ट्रस्ट क्यों ना चला रहा हो, अगर वो किसी भी मरीज से फीस ले रहा है तो उस भुगतान करने वाले मरीज के प्रति वो कंज्यूमर लॉ के तहत जवाबदेह है। उस मरीज को उपभोक्ता माना जाएगा, भले उसे अस्पताल में बगल वाले बेड पर किसी का फ्री इलाज चल रहा हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अस्पताल की नीयत चाहे जितनी भी अच्छी हो, चैरिटेबल हो, जैसे ही पैसा इन्वॉल्व होता है लेन-देन में, कानून उसे एक अलग नजरिए से देखता है। जो पेइंग पेशेंट है वो एक तरह से फ्री सर्विस को सब्सिडी दे रहा है, इसलिए उसे कंज्यूमर राइट्स मिलते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो सर्विस का नेचर यानी मेडिकल केयर नहीं, बल्कि कंसिडरेशन यानी भुगतान का होना है। अगर पेमेंट है तो कंज्यूमर रिलेशनशिप बन जाता है, कम से कम उस मरीज के लिए जो पेमेंट कर रहा है। और शांता केस ने यही फ्रेमवर्क सेट किया, जिसने बाद में, जैसा हमने कहा, सिविल हॉस्पिटल बनाम मंजीत सिंह जैसे केसेस में भी गाइड किया। उस केस में कोर्ट ने पाया कि जो कंप्लेनेंट था वो खुद पेइंग पेशेंट नहीं था और न ही अस्पताल पैसे लेता था, इसलिए उस स्पेसिफिक केस में अस्पताल एक्ट के दायरे में नहीं आया। लेकिन प्रिंसिपल वही रहा, भुगतान है तो अधिकार है। ये तो हुआ कानूनी पहलू, लेकिन आम लोगों के लिए, मतलब मरीजों और अस्पतालों के लिए इस पूरी व्यवस्था का प्रैक्टिकल मतलब क्या निकलता है? ये जानकारी उनके किस काम आ सकती है?
इसके प्रैक्टिकल इम्प्लिकेशंस बहुत गहरे हैं दोनों के लिए ही। पहले अगर अस्पतालों के नज़रिए से देखें, इस क्लासिफिकेशन का मतलब है कि उनका फीस लेने का जो तरीका है वो सिर्फ एक बिजनेस या अकाउंटिंग का फैसला नहीं है, बल्कि एक लीगल डिसीजन है जिसके बड़े नतीजे हो सकते हैं। जो अस्पताल पूरी फीस लेते हैं या फिर मिक्स्ड मॉडल पर चलते हैं, उन्हें ये समझना होगा कि पेइंग पेशेंट्स को दी जाने वाली उनकी हर सर्विस कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ के मानकों के तहत आती है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब उन्हें बिलिंग में पूरी ट्रांसपेरेंसी रखनी होगी, कोई हिडन कॉस्ट नहीं होनी चाहिए, उन्हें ट्रीटमेंट की क्वालिटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनका पालन करना होगा। नेग्लिजेंस या सब स्टैंडर्ड केयर के लिए वो लायबल हो सकते हैं। उन्हें पेशेंट्स की शिकायतों को सुनने और उनका समाधान करने के लिए एक इफेक्टिव मैकेनिज्म बनाना होगा। वो ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते कि हम तो चैरिटी भी करते हैं। यानी उन्हें ज्यादा केयरफुल और अकाउंटेबल होना होगा, कम से कम अपने पेइंग पेशेंट्स के प्रति तो जरूर। हाँ, आप मरीजों के नज़रिए से देखें, ये जानकारी उन्हें एम्पावर करती है। अगर आप किसी अस्पताल में इलाज के लिए पैसा दे रहे हैं, चाहे वो अस्पताल कुछ फ्री बेड भी क्यों ना चलाता हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आप एक उपभोक्ता हैं। उपभोक्ता होने के नाते आपके पास अधिकार हैं। सही जानकारी पाने का अधिकार है। आपको इलाज में लापरवाही या सर्विस में कमी होने पर शिकायत करने का अधिकार है। आप मुआवजे के लिए कंज्यूमर फोरम, अब कंज्यूमर कमीशन जा सकते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है। कई बार लोगों को लगता है कि भाई अस्पताल है या डॉक्टर है वो तो भगवान का रूप है, उनके फैसले पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, खासकर अगर वो इंस्टीट्यूशन कुछ चैरिटी का काम भी कर रहा हो। सही बात है, लेकिन कानून इस मामले में क्लियर है। मान लीजिए आप किसी बड़े ट्रस्ट अस्पताल में जाते हैं, वहाँ कुछ मुफ्त इलाज होता है, लेकिन आपसे आपके ऑपरेशन के लिए अच्छी खासी रकम ली जाती है। ऑपरेशन के बाद अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है जो साफ तौर पर डॉक्टर की लापरवाही लगती है, या आपसे किसी ऐसी चीज़ के पैसे ले लिए जाते हैं जो इस्तेमाल ही नहीं हुई, तो आप बिल्कुल कंज्यूमर कमीशन में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आपका ये अधिकार सिर्फ इसलिए ख़त्म नहीं हो जाता कि अस्पताल कुछ और लोगों का मुफ्त इलाज करता है, आपका भुगतान आपको ये अधिकार देता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें, एक तरह से निचोड़, तो मुख्य बात क्या उभर कर आती है? देखिए, मुख्य बात यह है कि मेडिकल सर्विस कंज्यूमर लॉ के तहत आएगी या नहीं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसमें कंसिडरेशन यानी पेमेंट इन्वॉल्व है या नहीं। ये एक तरह की लक्ष्मण रेखा है। और जो मिक्स्ड मॉडल वाले अस्पताल हैं, उनके लिए ये रेखा सिर्फ पेइंग पेशेंट्स पर लागू होती है, क्योंकि उनका पैसा ही पूरे सिस्टम को चलाने में मदद कर रहा है, जिसमें फ्री सर्विस भी शामिल है। बिल्कुल। अगर हम कुछ मेन पॉइंट्स या कहिए टेक अवेज समराइज करें, तो वो ये होंगे। 1. पेमेंट ही कुंजी है, कंसिडरेशन इज की। मेडिकल केयर कंज्यूमर प्रोटेक्शन में आएगी या नहीं, इसका सबसे बड़ा फैक्टर पेमेंट है। 2. मिक्स्ड मॉडल भी जवाब दे, मिक्स्ड मॉडल्स अकाउंटेबल टू। जो अस्पताल कुछ मरीजों से फीस लेते हैं, वो उन पेइंग पेशेंट्स के प्रति कंज्यूमर लॉ के तहत पूरी तरह लायबल हैं। 3. मुफ्त का मतलब वाकई मुफ्त, फ्री मीन्स ट्रूली फ्री। सिर्फ वही सर्विसेज लॉ के दायरे से बाहर हैं जो सभी को पूरी तरह मुफ्त दी जाती हैं, यहाँ तक कि बिना किसी नॉमिनल रजिस्ट्रेशन चार्ज के भी। 4. मरीजों का अधिकार, पेशेंट एम्पावरमेंट। मिक्स्ड मॉडल वाले अस्पतालों में भी अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, तो आपके पास कंज्यूमर राइट्स हैं और शिकायत के रास्ते खुले हैं। ये वाकई बहुत साफ और महत्वपूर्ण जानकारी है। कई बार कानूनी भाषा थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन आपने इसे काफी सरल तरीके से समझाया। इन कानूनी बारीकियों को स्पष्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जी, कि मेडिकल सर्विस जैसी चीज में, जहां एक तरफ जीवन बचाने का एक नेक इरादा होता है, वहीं दूसरी तरफ ये आर्थिक पहलू भी जुड़ा है जी, तो वहां वैल्यू यानी पेमेंट और राइट्स के बीच बैलेंस कैसे काम करता है? ये एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस है। और भविष्य को देखते हुए क्या आपको लगता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है, टेलीमेडिसिन आ रही है या हेल्थ केयर के नए नए मॉडल्स आ रहे हैं, क्या ये सर्विस की कानूनी परिभाषा और भी इवॉल्व हो सकती है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर शायद हमें आने वाले समय में और सोचने की जरूरत होगी।